स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे चैनल एग्ज़ाम 2021 पर। मित्रों आज के वीडियो में हम मनोविज्ञान का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो आज के वीडियो में भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है। क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ सेकंड्स का वक्त दूंगा ताकि आप उत्तर सोच सकें। उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं उस पर आप मैसेज करें, आपको पीडीएफ मुफ्त में मिल जाएगा। तो मित्रों पहला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है। आपके जो विकल्प हैं वे हैं रूथ बेनेडिक्ट, डार्विन, मेंडल, कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो आपको बताना है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों रूथ बेनेडिक्ट। इसका जो सही उत्तर है वह है रूथ बेनेडिक्ट। इन्होंने यह परिभाषा दी थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। आपके जो विकल्प हैं वे हैं गुण, पितरैक, भ्रूण, कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। प्रश्न है वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, अर्थात जो वंशानुगत गुण होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में जो मुख्य वाहक होते हैं वे कौन हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा पितरैक। पितरैक क्रोमोसोम जिनको कहते हैं गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं और यही जो होता है कि वंशानुगत के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मित्रों आनुवांशिकता के बहुत सारे नियम हैं तो आपको बताना है कि इन नियमों में से कौन सा नियम है जो आनुवांशिकता के नियमों में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, अभ्यास का नियम, संयोग का नियम। इन चार नियमों में से आपको उस नियम को अलग करना है जो आनुवांशिकता के संबंधित नहीं है। तो विकल्प को देख लीजिए, कुछ वक्त का आपको समय मिल रहा है। तो इसका उत्तर मित्रों सही होगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जो है इसका आनुवांशिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सा रोग वंशानुगत है। पहला ऑप्शन है आपका वर्णांधता, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है दोनों नहीं। तो आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा रोग वंशानुगत है। विकल्प आपके सामने हैं, आप इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो मित्रों इसका जो उत्तर होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों, अर्थात वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों वंशानुगत रोग हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। विकल्प हैं आपके शारीरिक विभिन्नता, दूसरा है शैक्षिक विभिन्नता, तीसरा है आचरण की विभिन्नता, चौथा है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। आपको बताना है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण क्या पाया जाता है। विकल्प आपके सामने हैं। तो मित्रों वक्त हो चुका है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शारीरिक विभिन्नता, अर्थात जो शारीरिक रूप से हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं उसके पीछे वंशानुक्रम कारण होता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है। बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है। आपके विकल्प हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, उपर्युक्त सभी। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो मित्रों कुछ सेकंड का समय आपके पास है, आप उत्तर सोचिए फिर मैं इसका उत्तर बताता हूं। आपको बताना है कि बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों उपर्युक्त सभी, अर्थात सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक सभी परिस्थितियाँ बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों की शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। विकल्प हैं आपके शिक्षक, बालक, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम। इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है।
आपको चुनना है बालक, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और शिक्षक। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। वो बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है बालक, अर्थात इसका सही उत्तर होगा बालक। आजकल शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्कोप है उसमें बताया जाता है कि जो शिक्षा हम देते हैं वह बालक के मनोविज्ञान के केंद्र के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, अर्थात हमें सबसे पहले बालक के मस्तिष्क को पढ़ना है, फिर उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जानी है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वह बालक है। अगला प्रश्न है मित्रों कि वंशागत की इकाई क्या होती है। आपके सामने जो विकल्प हैं वे हैं गुणसूत्र, जीनोटाइप, फेनोटाइप और जीन। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है कि जो वंशागत की इकाई होती है। विकल्प आपके सामने हैं गुणसूत्र, जीनोटाइप, फेनोटाइप और जीन। तो कुछ वक्त का समय आपके पास है, कुछ सेकंड का वक्त, आप उत्तर सोचिए। सही उत्तर आप देखिए, फिर मैं इसका सही उत्तर बताता हूं। तो मित्रों वंशगत की इकाई होती है जीन, वंशगत की इकाई जीन होती है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण। विकल्प है आपके सामने प्रकृति में होता ही नहीं। दूसरा विकल्प है कि प्रकृति में होता था, इसका ज्ञान नहीं था। तीसरा विकल्प है वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाले गए थे। चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है कि मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण का सही उत्तर क्या होगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाले गए थे। अगला क्वेश्चन मित्रों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। आपको बताना वह जगह जहां पर भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। आपके विकल्प हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प कि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। उत्तर आप सोच लीजिए, फिर मैं उत्तर इसका बताता हूँ। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता। भारत की जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वह कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आपके विकल्प हैं बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। दूसरा विकल्प है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। तीसरा विकल्प है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। और चौथा विकल्प है बालक के जन्म से लेकर शैशवावस्था तक। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। प्रश्न है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। अगला क्वेश्चन मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यह है ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं। आपके विकल्प हैं पेंसिलिन की खोज, उत्परिवर्तन, जीन की खोज, आनुवांशिकी। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है जिसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं। तो सही उत्तर आप खोज लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवांशिकी के नियम के लिए, क्योंकि इन्होंने उद्यान मटर जिसका नाम था पाइसम सटाइवम उस पर इन्होंने प्रयोग किया था और आनुवांशिकी के नियमों का प्रवर्तन भी किया। अगला क्वेश्चन है मित्रों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीमोफीलिया रोगी की पहचान कब हुई थी, यानी किनमें हुई थी। हीमोफीलिया जो रोग है जिसे हम वंशानुगत रोग कहते हैं, इसकी प्रथम पहचान हुई थी। विकल्प आपके सामने हैं एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी विक्टोरिया और मैडम क्यूरी। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान किस व्यक्ति में हुई थी। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महारानी विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया प्रथम शिकार थी हीमोफीलिया की, और चूँकि महारानी की संतानों में यह रोग नहीं हुआ था और महारानी में यह जो रोग हुआ था वह जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ था, क्योंकि महारानी के जो पति थे एल्बर्ट महोदय वह एक सामान्य पुरुष थे और उन्हीं के माध्यम से महारानी विक्टोरिया में यह रोग हुआ था।
अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन है कि वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था। आपको उत्तर बताना है कि वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था। सन है आपके सामने 1918, 1818, 1876 और 1796। आपको ये भी बताते हैं कि जो वर्णांधता है यह भी वंशानुगत रोग है। तो आपको सही विकल्प बताना है कि वर्णांधता रोग का सबसे पहले उल्लेख किस वर्ष हुआ था। विकल्प आपके सामने हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1876। 1876 में सबसे पहले वर्णांधता रोग का उल्लेख हुआ था। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है। विकल्प आपके सामने है लाल पीला, हरा पीला, लाल हरा और हरा नीला। इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है जिसके वर्णांध रोगी किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कि वर्णांध रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन मित्रों, पाइसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है। आपको बताना है कि जो पाइसम सटाइवम है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। विकल्प है आपके सामने चना, गेहूं, उद्यान मटर, सरसों। अभी मैंने आपको यह नाम बताया है। आपको बताना है सही विकल्प कि पाइसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों यह है उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। और इसी पाइसम सटाइवम पर मेंडल महोदय ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों वंशागत है। विकल्प है आपके सामने अर्जित, जन्मजात, अधिगम, क्रियाशीलता। आपको चुनना है सही विकल्प जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि वंशागत क्या है। अर्जित है, जन्मजात है, अधिगम है या क्रियाशीलता है। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा मित्रों। इसका सही उत्तर होगा कि वंशागत जन्मजात है। इसका सही उत्तर होगा जन्मजात। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था। आपके ऑप्शन है मेंडल, थॉर्नडाइक, रॉस और लैमार्क। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। मेंडल, थॉर्नडाइक, रॉस और लैमार्क में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा लैमार्क। लैमार्क जो था वह विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। इसके अलावा डार्विन भी विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि बालक के विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है बालक के विकास के लिए। वातावरण, वंशानुगत, प्रेरणा और सभी। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि बालक के विकास के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक क्या होता है आपको चुनना है सही विकल्प। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सभी, अर्थात बालक के विकास के लिए वातावरण का भी महत्व है, वंशानुगत का भी महत्व है और प्रेरणा का भी महत्व है। ये तीनों चीज़ें बालक के विकास के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। विकल्प है आपके सामने 75%, 50%, 25% और 40%। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। 75%, 50%, 25% और 40%। इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 50%। संतान को पिता से 50% जीन प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों वंशानुगत रोग माने जाते हैं। वंशानुगत रोग माने जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। पहला विकल्प है वर्णांधता, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि वंशानुगत रोग कौन कौन से माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों वंशानुगत रोग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर सकता, इसे कौन सा दोष कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इससे कौन सा दोष कहा जाता है। आपके विकल्प हैं प्रोटीन दोष, वसा दोष, अम्लीय दोष, कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। वर्णांध व्यक्ति जब लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता तो इसे कौन सा दोष कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों प्रोटीन दोष। इसे प्रोटीन दोष कहा जाता है। इसी को डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता। कलाकार, अध्यापक, छात्र, संगीतक। इन चार में से
वरान व्यक्ति क्या नहीं बन सकता? कलाकार नहीं बन सकता, या अध्यापक नहीं बन सकता, या छात्र नहीं बन सकता, या संगीतज्ञ नहीं बन सकता। तो आपको सही विकल्प चुनना है कि वरान व्यक्ति क्या नहीं बन सकता। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कलाकार। वरान व्यक्ति कलाकार नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का संबंध है। मेंडल का संबंध है, आपके विकल्प हैं जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और अमेरिका। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मेंडल का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है, फ्रांस से है, ऑस्ट्रिया से है या अमेरिका से है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। ब्रून नामक शहर था। ब्रून शहर में रहते थे, एक पादरी थे मेंडल साहब, और यह ब्रून शहर पड़ता है ऑस्ट्रिया में। कहीं कहीं किताबों में चेकोस्लोवाकिया भी मिला है। तो प्रश्न का उत्तर आप विकल्प देखकर ही मारिएगा। मालती सारस्वत की पुस्तक में चेकोस्लोवाकिया लिखा है, जबकि कई अन्य पुस्तकों में ऑस्ट्रिया बताया गया है। तो आप दोनों नाम रट लीजिए, मेंडल का संबंध चेकोस्लोवाकिया या ऑस्ट्रिया, और इसमें एक शहर है ब्रून शहर, वहाँ से इनका संबंध है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? आपके विकल्प हैं वातावरणवादी, जैविकीय, जन्मजात, कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। क्वेश्चन है आपका कि कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? वातावरणवादी, जैविकीय, जन्मजात, कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जैविकीय। जैविकीय जो है वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। विकल्प हैं आपके वंशानुगत, वातावरण, अधिगम, कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है, वंशानुगत होता है, या वातावरण होता है, या अधिगम होता है, या कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही उत्तर। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा कि व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण वंशानुगत होता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। किन चीज़ों से व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है? विकल्प हैं आपके वंशानुगत, वातावरण, अधिगम और सभी। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह किससे निर्धारित होता है? वंशानुगत से, वातावरण से, अधिगम से, या सभी? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सभी। व्यक्ति का व्यवहार इन सभी चीज़ों से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है किससे? प्लेटो के सिद्धांतों में, या सुकरात के सिद्धांतों में, या अरस्तु के सिद्धांतों में, या डार्विन के सिद्धांतों में? आपको इसका सही उत्तर बताना है कि वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, डार्विन। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अरस्तु। अरस्तु के सिद्धांतों में वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन आज के वीडियो का है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था? मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। आपके सामने विकल्प हैं 1871, 1866, 1833 और 1874। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है वह वर्ष जब मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। तो सोच लीजिए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा मित्रों 1866। 1866 ईस्वी में मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। तो मित्रों ये था आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट मनोविज्ञान का, जो यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसमें सब छांट के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और जिनके आने की संभावना लगातार बनी रहती है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो जिन प्रश्नों को मैंने अपने वीडियो में शामिल किया है, ऐसे प्रश्न आपको उन परीक्षाओं में पूछे गए मिल सकते हैं। तो इसको हल्के में न लीजिएगा। आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, आपके कैरियर के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और बाकी लोगों की भी मदद हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।